हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 सिविक्स के चैप्टर 6 से ही शुरू करेंगे। इससे पहले के 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनको भी जाके आप जरूर देखिए। आज के चैप्टर का नाम है गांव का प्रशासन। आज भी हम इसकी एक रीडिंग करेंगे और उसके बाद इसके नोट्स देखेंगे। तो इस चैप्टर में बताया है कि जो गाँव में जितना भी काम काज होता है वो किसी ना किसी संस्था के अंडर होता है या किसी प्रशासनिक ढांचे के अंडर होता है। तो वो संस्था या वो प्रशासनिक ढांचा क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस पार्ट में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले देखते हैं गाँव का प्रशासन जो है उसकी कुछ मुख्य इकाइयाँ होती हैं, जिसमें ग्राम पंचायत जो हम पढ़ चुके हैं, पुलिस, पटवारी जिसको लेखपाल भी कहते हैं, और अलग-अलग जगह पे जो है इनके कई नाम होते हैं, और फिर है तहसीलदार। तो करते हैं शुरू। गाँव में झगड़ा, ये एक झगड़े से ही शुरू हो रहा है चैप्टर। इसमें जो 2 किसान हैं उनके बारे में दे रखा है, पढ़ते हैं इसको। मोहन एक किसान है, उसके परिवार के पास थोड़ी-सी खेती-हार ज़मीन है जिस पर वो खेती करता है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी-सी मेड़ से अलग होते हैं, एक छोटी-सी बाउंड्री समझ लो आप, जो कि खेत में, क्योंकि खेत के बीचों-बीच कोई दीवार वगैरह तो होती नहीं है, बीच में एक बाउंड्री सी होती है जिससे ये डिफाइन हो जाता है ये किसका खेत है और ये किसका खेत है। ये बताया कि एक छोटी-सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली, अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गाँव के सरपंच भी थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया है। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया और दोनों ने जो है मोहन पर चिल्लाना और उसकी पिटाई विटाई करनी शुरू कर दी। हो हल्ला हो गया। पड़ोसी ने उसको बचाया किसी तरीके से, और फिर जो ये था, मोहन के सर पे जो चोट वोट आ गई। एक पड़ोसी था उसका, उसने उसकी ये मरहम पट्टी की। मोहन का एक दोस्त था जो कि डाकघर में काम करता था, उसने सुझाव दिया कि उसको जाके स्थानीय उसमें थाने में जाके रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो कुछ लोग इसके खिलाफ थे कि ऐसे जाने से कुछ नहीं होगा, वो तो थोड़ा सा मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है कि उनकी फैमिली में सरपंच वगैरह है, तो फालतू का पैसा ही वेस्ट होगा, रिजल्ट कुछ निकलेगा नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये सारी घटना हुई है उनको भी ले जाया जाए थाने, और मतलब थाने ले जाया जाएगा। अब पुलिस थाने का क्षेत्र, इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि इसमें कैसे हम कोई भी घटना हो रही है तो उसकी रिपोर्ट कहाँ दर्ज करानी चाहिए और वो कैसे काम करेंगे। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसों की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गाँव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। अब थोड़ी सी डिटेल देखते हैं, इस बॉक्स में है जो इंपॉर्टेंट है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा वो है थाना है, पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे तो कुछ कार्रवाई नहीं होगी। बट जिस एरिया के अंडर वो थाना आता है तो उसी में जो है उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, उसके नियंत्रण में रहता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। किसी और में जाके लिखवाने का कोई मतलब नहीं बनता, उसी में लिखवाएंगे। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्यवाही करे। तो ये बेसिकली एक पुलिस थाने की डिटेल्स बता रखी हैं और ये बताया हुआ है कि उनकी क्या क्या काम है, और अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी क्राइम हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट उस एरिया के अंडर जो स्टेशन आता है उसी के अंदर लिखी जाएगी। आगे है पुलिस थाने में होने वाला काम। अब काम क्या क्या है। जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया गया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी-छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल के लिए जो है समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था, उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। रीज़न था कि जो वो दूसरी पार्टी थी उसमें जो उनके रिलेटिव्स थे वो सरपंच थे और वो उससे ज़्यादा थोड़े पावरफुल थे। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है, अगर वह उसे ना बचाते तो और ज़्यादा गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया और लास्ट में जो है थानेदार राजी हो गया और वो पूरी शिकायत उसने लिख ली। लिख कर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि वह अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए यहाँ पहुंचा देगा। अब है राजस्व विभाग। हमने स्टार्टिंग में देखा था, चैप्टर कह रहा है कि हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला तो पुलिस था, पुलिस में जो पुलिस वाला पर्सन था उसके बारे में था। अब है राजस्व विभाग। इसका काम देखेंगे। आपने पढ़ा है कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जिससे वे अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिससे ये पता चल जाए कि गाँव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? मतलब ऐसी डिटेल्स पता चल जाए कि ये ज़मीन कितनी और किसकी है, ताकि आगे कोई लड़ाई झगड़े हों तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को उठा के देख लिया जाए। चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जा सकता है या जाता है। ज़मीन को नापने और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग-अलग राज्यों में इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं पे ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ ज़मीन का लेखा-जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पटवारी कौन होता है? जो ज़मीन का लेखा-जोखा रखता है, बेसिकली ज़मीन के पूरे रिकॉर्ड्स रखता है, वो पर्सन पटवारी होते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए ज़िम्मेदार होता है, सिर्फ़ एक गाँव के लिए नहीं, वो बहुत सारे गाँव के लिए ज़िम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने, ये आगे डिटेल दे रखी है, इससे मतलब क्लियर हो जाता है कि कैसे-कैसे कोई पटवारी अपने रिकॉर्ड्स रखता है अपने पास। उसके बाद देखते हैं, आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग-अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे ज़रीब कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो साफ पता चल जाता कि मेल खिसकाकर खेत की सीमा जो है बदल दी गई है। पटवारी, अब ये काम देखेंगे, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर
करता है, इसलिए ज़रूरी है कि उनको समय-समय पर दुरुस्त करता रहे, मतलब अपडेट करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआँ खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत के सभी राज्य जिलों में बँटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बाँट दिया जाता है। जितने भी जिले हैं उनको और भी छोटी-छोटी सब यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है, उससे नीचे तहसीलदार होते हैं। ऊपर कौन होगा? जिलाधिकारी, उससे नीचे होगा तहसीलदार। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये भी देखते हैं कि पटवारी ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएँ और राजस्व इकट्ठा होता रहे, टैक्सेस वगैरह टाइमली कलेक्ट होते रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए, जो एक कॉपी होती है, एक ज़ेरॉक्स भी उनको मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर, ये इंपॉर्टेंट है, वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवादों के मामले भी सुने जाते हैं। ये था, इसमें हमने तहसीलदार की भी भूमिका देखी और ये जो मेन पॉइंट था, ये था राजस्व विभाग का काम। अब देखते हैं, इसमें ऊपर एक बॉक्स दे रखा था, इसमें कुछ डिटेल्स हैं। किसान को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने ये पीछे एक समस्या देखी, 2 किसानों के बीच में जो है झगड़े हो रहे थे। इसलिए उनको एक ऐसी कॉपी चाहिए जिसमें जो है इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑथेंटिक होगी और उसको दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, कोई मना नहीं कर सकता कि हम ये जो रिकॉर्ड्स हैं आपको दिखा नहीं सकते या इनकी कॉपी आपको दे नहीं सकते। हालाँकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसे कोई केस बीच में फँस जाए जिसमें कोई पावरफुल पर्सन इंडल्ज है तो ये चीज़ें होती रहती हैं। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए गए हैं ताकि आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके। नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहते हैं और जैसे टाइम टू टाइम ये कुछ भी नया ऐड ऑन होता है तो ये अपडेट करते रहते हैं इसको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एक नया कानून, हिंदू अधिनियम धारा 2005, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर्तक की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी सोचा ही नहीं जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बाँट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया है। ये है, नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों में। आगे देखते हैं, इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा हुआ। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे छोटी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गाँव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा है कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ-साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकते में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब एक बार इसके नोट्स देख लेते हैं। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। राजस्व विभाग का काम क्या था? ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना। पटवारी का मुख्य काम होता है, पटवारी वो इंसान होता है जो ज़मीन का लेखा-जोखा रखता है अपने पास, पूरी डिटेलिंग रखता है वो। पटवारी लेखपाल और उसके अन्य नाम भी है, जैसे कि पटवारी है, लेखपाल है, कर्मचारी है, ग्रामीण अधिकारी है, कानूनगो है। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए जिम्मेदार होता है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया इसी में चैप्टर में। पटवारी खेत ज़मीन नापने के लिए एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे ज़रीब कहते हैं। पटवारी का कार्य क्या है? पटवारी किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारियाँ देता है और जितनी भी चीज़ें हैं अपडेट हुई हैं वो भी अपने रिकॉर्ड्स में नोट डाउन करता है। इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है। अब जिला था, जिला से नीचे खंड बताया था और फिर उपखंड था और उपखंड पे था तहसील और तालुका। जिलाधिकारी था, मतलब मेन जिलाधिकारी था, उससे नीचे तहसीलदार आते हैं। तहसीलदार पटवारी के कार्य का निरीक्षण करते हैं। उसके बाद देखते हैं तहसीलदार के क्या काम है। पटवारी के कार्य का निरीक्षण करना, सुपरवाइज करना, इनको जाके देखना टाइम टू टाइम, और विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि जारी कराना, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह इशू करना। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद भी जो है सुने जाते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। हिंदू अधिनियम धारा 2005, इसमें क्या था? नए कानून के मुताबिक बेटों, बेटी और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ऐसा नहीं है कि पैट्रियार्की में सिर्फ मेल को ही जो है हिस्से मिल रहे हैं। वो अब क्या होगा, फीमेल जो अगर है फैमिली में तो वो भी इक्वली उसमें होंगी भागीदार। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।